हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे हमारा विजन का जो मई 2023 का साइंस का सेकंड पार्ट रह गया था। विल डिस्कस दिस इन दी दिस वीडियो सेक्शन। ठीक है, तो जो भी हमारा बचा हुआ सेक्शन है गाइस, विल डिस्कस दैट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है रोल ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन एनर्जी ट्रांजिशन। और याद रखना, इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। ठीक है, मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में आपने हो सकता है सुना हो। इस तरह से कुछ होते हैं लार्ज मॉड्यूलर्स में, कुछ आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, कुछ माइक्रो रिएक्टर्स होते हैं। तो आज इसी के बारे में हमारा डिस्कशन है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसमें नए नए डिस्कशंस आ रहे हैं। तो गाइस, इसमें देखो एसएमआर है क्या, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, वो होता क्या है, वाई वी आर रीडिंग दिस। तो देखो, सबसे पहले ना आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन, जिसके बारे में ये टॉपिक है। देखो, एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है देयर इज़ समथिंग चेंज, कुछ रैपिड है ना, चेंजेस आने की बात हो रही है। तो एनर्जी ट्रांजिशन गाइस कुछ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है जिसमें कि आपका लो इमिशन एनर्जी सप्लाई हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से नॉन फॉसिल फ्यूल चीज़ों का पेनिट्रेशन हो, उनको उसमें नॉन एनर्जी मिक्स के अंदर, प्राइमरी एनर्जी मिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज चीज़ों को डाला जाए। अब डेफिनेटली ये एनर्जी ट्रांजिशन अगर होगा तो एनर्जी कंजम्पशन के लिए इस तरह से किया जाएगा, अडॉप्शन किया जा रहा है। फिर इससे क्या होगा, आपका सर्कुलर इकॉनमी के लिए किया जा रहा है। सर्कुलर इकॉनमी का मतलब क्या होता है? सर्कल इकॉनमी का सीधा सा मतलब है सर्कुलर इकॉनमी का कि आप पॉजिटिव चीज़ों को, यानी कि जितने भी आपके वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह की चीज़ों को आप वेस्ट टू वेल्थ बनाने की कोशिश करना, वो सर्कुलर इकॉनमी का ही पार्ट है। एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को जीना, तो एनर्जी ट्रांजिशन ये सारी चीज़ें करेगा। ठीक है, अब एसएमआर के बारे में समझ लो। देखो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आप सभी जानते हो, एक इंटरनेशनल बॉडी है। ठीक है, यूएन का एक पार्ट है। एसएमआर में क्या किया जा रहा है? बेसिकली एसएमआर में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एडवांस किया जा रहा है। इनकी जनरेटिव कैपेसिटी को, जो रेंज है लेस देन 30 टू आपका 300 प्लस MW किया जा रहा है। ठीक है, रूट्स ऑफ जो एसएमआर है, यानी कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, ये आज की दी हुई चीज़ नहीं है। ये 1940s 50s में भी ऐसा रिएक्शंस में आता था। जब जब स्मॉल कैपेसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की होती थी, बहुत सारे वेरियस डिज़ाइंस को, इनको मिलिट्री पर्पसेस के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्मॉल कैपेसिटी में। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में सबसे पहले आप स्मॉल का मतलब समझो। स्मॉल का मतलब है कि जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर सेक्टर है, उसका जो फिजिकली जो उसका फ्रैक्शन ऑफ साइज़ है वो स्मॉल रखा जाएगा। ऐसा साइज़ के बारे में, बेसिकली उसके साइज़ के बारे में बात की गई है। मॉड्यूलर का मतलब है कि सिस्टम को कुछ ऐसा किया जाएगा कि वो फैक्ट्री में उसके कंपोनेंट असेंबल किए जाएं और उसकी यूनिट ऑफ लोकेशंस पर उसको इंस्टॉल किया जाए, ट्रांसपोर्ट करके यूनिट पे जाए, वो लोकेशन पे जाए और उसको वहाँ पर जाके उसके सारे कंपोनेंट्स को असेंबल हुआ आएगा, आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर रिएक्टर्स में क्या होगा? न्यूक्लियर फिशन जो है वो आपका इसमें जनरेट होगा, और वो न्यूक्लियर फिशन से आप जानते ही हो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी करके न्यूक्लियर कंपोनेंट्स की, उसके बाद ये रिलीज़ कराई जाती है। अब फिशिंग में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके इनटू लार्ज एटम्स में बनते हैं और दो स्प्लिटिंग करके दो एटम्स में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉलर एटम्स में, उसी को फिशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे जो अलग अलग से फिर वो एक नया चेन रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। तो उसके बाद ना, आप चैलेंजेस क्या है इस सिस्टम के साथ? देखो, इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर हम एसएमआर मॉड्यूल को लेके चलते हैं जिसमें न्यूक्लियर फिशन होगा, इसका साइज़ आपको देखना पड़ेगा, जिसको आप एक जगह पर असेंबल करोगे, एक जगह पर आप उसको इंस्टॉल करोगे। इसके साथ समस्या ये है, टेक्नोलॉजी चॉइस का इशू है। कह रहा है कि मोर देन जो आपके 80 एसएमआर डिज़ाइंस हैं, डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग में किए गए हैं। इनका जो साइमल्टेनियसली डिप्लॉयमेंट है, उसके कई सारे रेगुलेटरी उसमें अंदर चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिनेंसिंग की अगर बात करो तो आप इंटरनेशनल जो आपकी एनर्जी एजेंसी है, उसने एक बात करी है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है उसके लिए न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन करना पड़ेगा, $100 बिलियन बाय 2030, तभी आप इसको इन्वेस्टमेंट को कर पाओगे। तो जो प्राइवेट कैपिटल मार्जिनली इन्वेस्ट करती है एसएमआर इंडस्ट्री में, नॉट द लेवल ऑफ नीडेड रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहली बात तो पैसे की कमी है ऐसी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए।
लाइसेंस लेना अपने आप में एक चैलेंज है। एसएमआर टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सप्लाई चेन का इशू है। सप्लाई चेन में इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या दिक्कत है, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री विटने जो भी करने वहाँ पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा उसको। सेफगार्ड चैलेंजेस हैं, इंटरनेशनल सेफगार्ड जो कोलैबोरेशन करके कर रहे हैं वहाँ पर वो कैसे करेगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर, उसका कुछ अभी कुछ पता आता नहीं है। तो ये भी एक, दीज आर द इश्यूज ऑन द चैलेंजेस एसएमआर इंडस्ट्री के अंदर। स्टोरेज एंड डिस्पोजेबल का दिक्कत है यहाँ पर। बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेंगे उससे फ्यूल में आप निकलेंगे ना, तो कहाँ लाओगे उसको, कैसे स्टोर करोगे, डिस्पोजेबल की दिक्कत है। अब बहुत सारे समझ लो आप टाइप्स हैं एसएमआर के, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, उनके टाइप्स भी हैं। तो वेरी फर्स्ट टाइप इफ़ यू टॉक अबाउट लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड एसएमआर होता है। ये किस तरह का है कि इसमें ना वाटर कूल्ड एसएमआर डिज़ाइन की तरह बनाया गया, जैसे लाइट वाटर रिएक्टर्स होते हैं ना, उनमें ये यूज़ किया जाता है। कुछ मरीन है, कुछ हाई टेम्परेचर है, अलग अलग तरीके से। याद आपको ये रखना है कि इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब इसमें वे अहेड कैसे इस टेक्नोलॉजी को, कैसे इंडस्ट्री को ठीक किया जाए, कैसे साथ में चला जाए। सबसे पहले तो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपडेट करना पड़ेगा। न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा। सेफ्टी असेसमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमरजेंसी प्लानिंग जोन आप इस चीज़ का बनाओ। कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करो, स्टैंडर्डाइज करो अपने डिज़ाइन को। प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट को आपको कैटलाइज करना पड़ेगा क्योंकि फंडिंग की भी दिक्कत है। ग्रीन टैक्सोनॉमी पे भी आपको जाना है, लोगों को इसके बारे में बताओ। आप ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में उनको कहो कि इस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स को ठीक करना पड़ेगा, यानी कि यू नीड द स्किल्ड पर्सनल अक्रॉस द वैल्यू चेन, चाहे वो इंजीनियरिंग में है, डिज़ाइन में है, टेस्टिंग में है, इंस्पेक्शन में, हर जगह पर आपको स्किल्ड पर्सनल चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात है। तो एसएमआर में कॉम्प्लीमेंट लार्ज साइज रिएक्टर्स। बहुत सारी कंट्रीज़ में न्यूक्लियर शेयर इसका एनर्जी मिक्स में बढ़ रहा है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो आप एम है ना आपका 2030 तक एसडीजी गोल्स भी हैं आपके सामने। एंड देन यू हैव टेकन द ओथ इन 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट किया। तो नेट ज़ीरो का इमिशन गोल्स फुलफिल करने के लिए अगर आप सचमुच चाहते हो तो आपको इस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट तो करना पड़ेगा। तो रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वो एक बहुत ज़्यादा कायदे के कुछ काम ऐसे करके दिखाएं जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जीज़ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स आए इसमें काम करने के लिए। तो ये इस टॉपिक से रिगार्डिंग था। और लेट्स कम टू द एफआरटी, दैट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा। देखो डिपार्टमेंट ऑफ योर टेली कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने ही एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन टूल को रिकॉग्नाइज़ किया, डेवलप करा, और उसी का नाम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम एंड सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। तो ASTR है, इसने लॉन्च किया है अंडर साथी इनिशिएटिव, एक AI पावर टूल एक तरह से, जिसमें कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे वो आपके फ्रॉडुलेंट फोर्स डॉक्यूमेंट ना आइडेंटिफाई करने के लिए उसको करा गया। इसके अंदर एक ऐसी पावर टूल है ये, इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, रनिंग चेक्स, डेटाबेस वगैरह को, वो अपना इसमें मल्टीपल कनेक्शंस अगर किसी के एसोसिएटेड है विद द सेम पर्सन, तो उसको सबको डेटाबेस को निकालना, ये सारी चीज़ें इस टेक्नोलॉजी की मदद से हो जाएगी। तो याद रखना, संचार साथी पोर्टल भी है जो सिटीजन्स को मदद करता है। मोबाइल कनेक्शंस में उनके इशू हो जाता है, उनका नाम कोई फ्रॉडुलेंट कुछ ऐसा कनेक्शन है, कुछ ब्लॉक मोबाइल फ़ोन, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है। अब आगे समझ लो, ये ना आइडेंटिफाई कर लेता है कि अगर आपने 8 सिम कनेक्शन से ज़्यादा अगर इस्तेमाल किए हैं, एक ही पर्सन के नाम पर है जो कि अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। तो सुन लो, जो लोग 8-8, 9-9, 10-10 सिम ले के बातें करते हो ना फ़ोन पे, तो ज़रा बंद करो, क्योंकि ASTR उसको पकड़ लेगा तुरंत ही। और DOT ने साफ बोला हुआ है 7 सिम से ज़्यादा आप एक ही नंबर पे नहीं चला सकते हो। ठीक है। हाउ फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वर्क, कैप्चर करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डेटा को, कंपेयर करता है, फिर मैच करके दिखा देता है। देखो जी, ये है यूनिक फेशियल डेटा होता है हर किसी का। 2012 में ही डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ऑर्डर दिए थे कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो अपने सारे सब्सक्राइबर का डेटा इंक्लूडिंग द पिक्चर ऑफ द यूज़र विद द डिपार्टमेंट शेयर करेंगे। उसी बेसिस पर ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। तो याद रखो, FRT के बारे में अगर पेपर में पूछा जाएगा तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, उसका फेस, ये सारी चीज़ें जान लेते हो। कंप्यूटर की एल्गोरिथम ऐसी कुछ यूनिक फेशियल लैंडमार्क्स के बारे में बताए हुए, शेप ऑफ चीक बोन्स, कंटोर ऑफ लिप्स, इसे सबसे बता देता है वो, इसी सबसे वो न्यूमेरिकल कोडिंग कर लेता है। तो फॉर वेरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कंपेयर्स, प्लेसबिलिटी, सारा कुछ निकाल लेता है। और इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं FRT के। आप एयरपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट्स का जो सिस्टम है ना, FRT इन द फॉर्म ऑफ पासपोर्ट, आपका टाइम सिक्योरिटी सब, DG यात्रा उसी से चल रहा है आपका।
फ्रॉड डिटेक्शन अगर कुछ है, टाइम इन्वेस्टिगेशन का कुछ है, बैंकिंग से रिलेटेड है, तो सारे हेल्थ केयर सेक्टर तक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले व्हाट आर द एप्लीकेशन या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द FRT, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट। यू हैव टू राइट दीज बेनिफिट कि फ्रॉड डिटेक्शन होता है जी, ठीक है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, एयरपोर्ट का हो जाता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो काफ़ी सारे इसके यूजेज हैं। नाउ देर आर सम कंसर्न्स ऑल्सो, ऑफ कोर्स, बिकॉज टेक्नोलॉजी का हमेशा कुछ ना कुछ कंसर्न रहता ही है। तो प्राइवेसी एंड कंसर्न ये तो रहता है, लैक ऑफ कंट्रोल है, स्टोरेज किसने क्या कर रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट तो यहाँ पर देगा नहीं, कोई फेशियल डेटा है बाय पब्लिक, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, लेकिन फिर भी यहाँ प्राइवेसी इन्वेजन का खतरा है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में यहाँ पर एब्सेंस है, FRT के बारे में कुछ रेगुलेटरी सेट ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने विड्रू भी कर लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का। इनएक्यूरेसी है, टेक्निकल एरर्स है, पार्शियल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन इमेज का हो सकता है, बैड लाइटिंग, एजिंग भी सब दिखा सकते हैं, इनएक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन की दिक्कत, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की दिक्कत, 3D मॉडल्स पे बना हो सकता है तो डिजिटल अटैक हो सकता है ऑन द यूज़ ऑफ फिजिकल डिजिटल पोर्ट्रेट पे, अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या, यानी कि जेंडर, स्किन कलर डिस्पैरिटी है इंडियन मैन एंड वुमेन में, तो एक्यूरेसी रेट जो है वो बिल्कुल ही गिर जाता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना FRT सिस्टम को रेगुलेशन में लेकर आया, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर लाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि क्लियर रेगुलेशन हो CCTVs के बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टर्स, ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इंप्लीमेंट कराया जाए, ये भी ज़रूरत होता है। देखो इसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक दिस आपके बिहेवियरल वेज, याद रखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक मेट्रिक कैसे यूज़ होता है, बिहेवियरल, फिजिकल और केमिकल एंड ब्रेन यूज़ किया जाता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, कंसेंट बढ़ाओ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो चीज़ों की, ट्रेनिंग दो, एंड यूजर्स तक जाए तो सही कम से कम सारी चीज़ों का। एलिमिनेट करना है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, जोग्राफी बेसिस पे, स्किन कलर बेसिस पे बायसनेस अगर आ गई तो फिर क्या फ़ायदा, क्यों आप कर रहे हो काम। तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखो इंडिया का ना AI सुपर कंप्यूटर आया है, इरावत, 75th हमारा टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में आया है। और रिसेंटली अनाउंसमेंट ये किसने की थी, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि जर्मनी में हेल्ड हुई थी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही समझो। देखो सुपर कंप्यूटर्स से नाम से समझ में आता है कि कुछ में कुछ ऐसी सुपर कैपेसिटीज़ हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जो एक्सेप्शनल प्रोसेसिंग पावर रखते हैं, कंप्यूटेशनल कैपेसिटी रखते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑफ जो सुपर कंप्यूटर हैं वो मेजरमेंट करने के लिए फ्लॉप्स होता है। फ्लॉप्स का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सुपर कंप्यूटर्स में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स हैं और ये बिलियन एंड ट्रिलियन कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सिंस इन्फॉर्मेशन मूव क्विकली बिटवीन प्रोसेसर इन सुपर कंप्यूटर्स, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा आइडियल है। इरावत का प्लीज़ ध्यान में रखना, इंस्टॉल किया गया था एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी और कंप्यूटिंग के लिए। सुपर कंप्यूटर है, इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है और इसकी स्पीड भी 13,170 टेराफ्लॉप्स है। AI सिस्टम इंस्टॉल करा गया था, इंडिया का एक प्रोग्राम है हमारा, नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके तहत ये किया गया है, ये भी ध्यान में रखना है। तो होपफुली यू गॉट द पॉइंट कि सुपर कंप्यूटर्स क्या है, अभी हमारा सुपर कंप्यूटर्स का नाम क्यों आ रहा है। तो अभी इंडिया सुपर कंप्यूटर्स की बात अगर हम कर लें तो देखो इंडिया में ऐसा नहीं है कि टॉप 5 हम ही कुछ कर रहे हैं, हमारे से पहले भी बड़े सारे महान जन हैं जो पहुंच चुके हैं। अब आपसे पेपर में पूछ लेगा, क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा जी फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस कंट्री का नाम है, तो USA है। सुपर कंप्यूटर फोकू जापान का नाम है, लूमी फिनलैंड का है, लियोनार्डो इटली का है, समिट USA का है, हमारा क्या है, रावत। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर्स की अगर बात की जाए तो इंडिजिनस डेवलपमेंट है सुपर कंप्यूटर्स की, जो 1980 में शुरू हो गई थी। इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का BARC है, CDEC है। इंडिया का पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 था जो कि 1991 में बनाया गया था। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, एक्सलरेट किया गया सेटअप सुपर कंप्यूटर्स को बहुत बड़े वे में। अब इनकी ज़रूरत क्यों है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, या क्यों सुपर कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, वाई वी आर रीडिंग इट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सबसे पहली बात है कटिंग एज रिसर्च, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स में आप डेटा इंटेंसिव एंड कंप्यूटेशन, बहुत हैवी साइंटिफिक डेटा को यूज़ करना है, बहुत इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए डेटा को यूज़ करना है, क्वांटम फिजिक्स के लिए करना है, वेदर फोरकास्टिंग को अच्छा करने के लिए अगर करना है, तो सचमुच कमाल की चीज़ है क्या आपकी सुपर कंप्यूटर्स। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रियल टाइम में यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम डेटा, इतने बड़े बड़े डेटा इसको आपको बहुत ज़्यादा टाइमली वो ऑपरेट होने शुरू हो जाएंगे। चैट GPT आपने सुना है कैसे ट्रेन कर रहा है, सुपर कंप्यूटर्स की मदद से ही तो आया है चैट GPT, एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है ये, OpenAI बाय माइक्रोसॉफ्ट। सोचो आप,
जो थाउजेंड्स लैपटॉप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते थे वो फटाफट चैट जीपीटी करके दे देता है आपको। वेदर फॉरकास्टिंग, प्रत्यु सुपर कंप्यूटर सुना है आपने, आईआईटीएम में रखा हुआ है, क्या फर्स्ट क्लास वो आपको वेदर एंड क्लाइमेट फॉरकास्ट देता है। एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सुपर कंप्यूटर्स ने डिटेक्ट करना, डीपर जियोलॉजिकल इंसाइट्स पढ़ना, ये सारा काम करते हैं। प्रोडक्टिव ऑयल एंड एक्सट्रैक्शंस के बारे में बात करना, हेल्थ एंड मेडिसिन के बारे में बात करना। तो ड्रग, देखो बहुत सारे ड्रग्स हैं दैट कुड वर्क अगेंस्ट सुपर कंप्यूटर 19, तो आपके कोविड-19 के रिलेटेड भी कर सकते हो। पर कंप्यूटर्स एम्प्लॉय करते सारे ड्रग कंपाउंड्स के बारे में जानना, उनको एम्प्लॉय करना बहुत अच्छा सिस्टम है। अब इंडिया ने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में 2015 से ही लॉन्च कर दिया था हमने ये, क्योंकि हमारा तभी से ध्यान था कि हम ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड वगैरह इसका इस्तेमाल करें और हाई परफॉर्मेंस पे लेकर आएँ। दीज सुपर कंप्यूटर्स विल बी नेटवर्क किए जाते हैं, इनको जॉइंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सब इस पर काम करता रहता है। इसका इंपॉर्टेंस है, देखो इंडिया को ना हमें वर्ल्ड का लीडर बनाना है सुपर कंप्यूटिंग में, हमें इन्हांस करना है इंडिया की कैपेबिलिटी इन सॉल्विंग ग्रैंड चैलेंज, मिनिमाइज़ करनी है रिडंडेंसी इन डिप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ये सब कम करने की कोशिश करनी है। 3 फेजेस में यहाँ पर लॉन्च भी करा गया था। तो देखो आप ना, आप हर एक चीज़ के बारे में ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रख के किया करो कि वी हैव सम पॉलिसीज रिगार्डिंग द सेम। डिफेंस मिलिट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर वेपन्स, डिज़ाइन, क्रिप्टोग्राफी, ये सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप ये कह सकते हो सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। मतलब आप सोचो एआई को चलाना, डेटा सेट्स को, बहुत बड़े बड़े डेटा, आप सोचो डेटा इज़ एन ऑयल दीज डेज, इतने बड़े बड़े डेटास को डीपली इन्हांस करना, उसकी बातों को समझना, ये सब काम कर सकता है। $multi-trillion इकॉनमी बन सकता है नॉलेज ड्राइव, अगर हम नॉलेज ड्राइवन इकॉनमी बनना चाहते हैं तो वी रियली नीड सुपर कंप्यूटर्स। बट देर आर सम चैलेंजेस रिगार्ड टू सुपर कंप्यूटर्स। मैसिव एक्सटर्नल स्टोरेज है, डेटा कहाँ से एनालाइज करोगे, फास्ट कैसे करोगे, एक्सट्रीमली कॉस्टली है, बहुत ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी चूसती है। ये सुपर कंप्यूटर सिस्टम्स आर वेरी मच बिल्ट बाय कनेक्टिंग योर मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ द लीस्ट नाउ द लास्ट आपका ये है क्रिप्टो माइनिंग, लास्ट आपका टॉपिक है ये। तो क्रिप्टो माइनिंग के बारे में सुन लो क्या क्या इसके बारे में आया था। देखो क्रिप्टो माइनिंग रिसेंटली भूटान सिंगापुर में एक पेज आपका बिडियर है, इसने अनाउंस करा कि हम $500 बिलियन रेज करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के थ्रू, सेटअप करेंगे हिमालयस के अंदर और वो फ्री ऑफ कार्बन होगा। तो उन्होंने टैपिंग शुरू करी। आपको पता ही है भूटान में ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बहुत अबेंडेंटली मिलती है ना। सबसे पहले तो समझो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो याद रखो एक तरह की वर्चुअल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज वे में काम करती है। वर्चुअल करेंसी है जिसकी वैल्यू है डिजिटली ट्रेड करना, फंक्शन करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करती है, यूनिट ऑफ वैसे एक आपकी रुपी है ना, कोई भी करेंसी होती है ना, बस उसकी तरह काम करती है। जितनी भी क्रिप्टो करेंसी वाली ट्रांजैक्शंस होंगी वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू डील होती है, मेंटेन होती है। तो बिटकॉइन जैसे आपने सुना होगा लार्जेस्ट वर्ल्ड का अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बाद इथीरियम है। तो बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, उसके बाद कौन सी बड़ी है क्रिप्टो करेंसी, इथीरियम। अब वाई इट इज़ इन द न्यूज़, अंडरस्टैंड इट। देखो बहुत सारे ना ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, पावर को, वास्ट पावर कंप्यूटर्स चाहिए हमें माइन करने के लिए, लीडिंग टू हैवी क्रिटिसिज्म ऑल्सो, है ना। क्लाइमेट पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा, सोचो आप। सर्च फॉर ग्रीनर माइनिंग ऑप्शंस आपको बोला गया है कि करो भाई। तो इनिशिएटिव जो अनाउंस भूटान की गवर्नमेंट ने किया है वो इन्वेस्टमेंट ड्रॉक एंड नास्टिक लिस्टेड क्रिप्टो माइनिंग है फ्रॉम आपकी बिडियर है। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा सेंटर बनाया, इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, उसके तहत ये डेटा क्रिप्टो माइनिंग करने की बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप जो बिडियर की हुई है ना, उसने कार्बन फ्री डिजिटल एसेट माइनिंग करने की बात करी है, कह रहे हैं हमें सस्टेनेबल डोमेस्टिक इकॉनमी को करते हुए करेंगे। भूटान पहली ऐसी समझ लो आप, तो पहली भूटान इज़ अ कार्बन नेगेटिव कंट्री। ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर इमिशंस ज़्यादा नहीं होते, यानी कि मैंडेटरी रहता कि 60% ऑफ द कंट्री रिमेन्स फॉरेस्टेड ही रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। अब पहले ना इसमें ये भी समझ लो आप, प्रूफ ऑफ वर्क वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है। देखो वैसे तो इसने ना ये एग्जाम्पल के, इसने इसके प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए आपको डायरेक्टली, लेकिन आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क, व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ स्टेक। देखो प्रूफ ऑफ वर्क के ना सारे के सारे ना तरीके होते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आने के। अब प्रूफ ऑफ वर्क समझो आप पहले। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आप ना ब्लॉकचेन में ऐड करने गए हो माइनर्स, जैसे ना माइनर्स, जैसे मान लो आप किसी गेम को खेलते हो तो आपको उस गेम में कुछ ना अंदर तक जाने के लिए एक लॉक खोलना पड़ता है। दैट इज़ माइनर्स मस्ट कम्पीट टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट पजल प्रॉब्लम, है ना। कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर के अकॉर्डिंग यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको ब्लॉक के अंदर ऐड होना है, उस चेन के अंदर ऐड होना है, तो सबसे पहले माइनर को, यानी कि आपको चाहिए कि आप ना कोई पजल सॉल्व करो। पजल जब सॉल्व हो जाती है तो इन ऑर्डर टू ऐड अ मैलिशियस ब्लॉक, ताकि है ना यू वुड हैव टू हैव अ कंप्यूटर मोर पावरफुल होना चाहिए, आपके 51% से नेटवर्क से ज़्यादा होना चाहिए।
उसके बाद ही जाके आपको प्रूफ ऑफ वर्क में काम मिलता है। मतलब इन हिज यू नीड टू गिव अ टेस्टिंग करनी पड़ती है आपकी। प्रूफ ऑफ स्टेक में ऐसा नहीं होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो ब्लॉक क्रिएटर है ना, वो एल्गोरिथम के थ्रू ही यूज़र स्टेक को चूज़ करना होता है। तो कोई अगर इन ऑर्डर टू ऐड कोई मैलिशियस ब्लॉक अगर ऐड करना है तो उसके लिए वुड हैव टू ओन 51% क्रिप्टो करेंसी करनी पड़ेगी। यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है प्रूफ ऑफ वर्क में, क्योंकि आप एक पजल सॉल्व करके आए होते हो। यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं होता प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो जो ब्लॉक क्रिएटर होता है ना, वो एक ट्रांजैक्शन फ़ी आपसे लेगा। समझ रहे हो? ब्लॉक ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी यहाँ पे माइनिंग की जो ब्लॉक की होती है वो इस पे डिपेंड करती है कि आपकी कंप्यूटेशनल वर्क जो माइनर का है वो कैसा है। और यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैलिडेट करते हैं आप न्यू ब्लॉक को, उसके अकॉर्डिंग वो नया पर्सन जो है बहुत सारे कॉइन्स को होल्ड कर सकता है। यहाँ पे कॉइन्स होल्ड करने के लिए यू हैव टू सॉल्व द क्रिप्टोग्राफिक पजल्स, तभी आप उस ब्लॉक में आ पाओगे। तो ऐसा इसके अंदर होता है। तो देखो तरीके हैं ये सारे के सारे अल्टीमेटली। और इसके POW कंप्यूटेशन पावर, मोड ऑफ कंपटीशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, पूलिंग पावर, ये सब मिलेगा। तो बहुत सारा देखो। फिर इसने प्रॉज एंड कॉन्स बताए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, क्रिप्टोग्राफिक करेंसी रिवॉर्ड विनर्स, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लाइक। तो ये सारे के सारे इसने प्रॉज एंड कॉन्स बनाए हुए हैं। दैट इज़ व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस टॉपिक। अब देखो क्रिप्टो माइनिंग क्या है। क्रिप्टो माइनिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेवरल क्रिप्टो करेंसीज है यूज टू जनरेट न्यू कॉइन्स, और वेरीफाई करना है, नए ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस करना है। तो दिस इज़ क्रिप्टो माइनिंग, कि जहाँ पर बहुत सारी सेवरल क्रिप्टो करेंसीज आने वाली हैं, नए नए कॉइन्स आएंगे। और ये वास्ट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है कंप्यूटर्स का अराउंड द वर्ल्ड, जो वेरीफाई करता है, सिक्योर करता है ब्लॉकचेन्स को। तो क्रिप्टो माइनिंग जो है फंडामेंटल किस पे चलती है? प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क लाइक बिटकॉइंस। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक दोनों में क्या है? एल्गोरिथम लगी होती है, वैलिडेट करते हैं वो क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन नेटवर्क में। दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? ऐड होने का तरीका। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी चेन में ऐड होना है, एज आई हैव टोल्ड यू, इन द प्रूफ ऑफ वर्क यू हैव टू गिव द पजल टेस्ट। इन प्रूफ ऑफ स्टेक यू डोंट नीड टू गिव एनी पजल टेस्ट, कोई देना देना होता। POW POS में प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैलिडेट ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेंगी। POW में मैकेनिज्म ये होता है, यू हैव टू रेगुलेट द क्रिएशन ऑफ ब्लॉक इंटीग्रिटी नेटवर्क की बनाने के लिए, और ऑल्टरनेटिव कंसेंसस POS में लगता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो माइनिंग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग तरीका होता है, CPU माइन करता है आपकी माइनिंग क्रिप्टो करेंसी करते वक्त। एक होता है GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट माइनिंग होता है। तो बहुत सारे जो ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, वो क्रिप्टो को माइन करते हैं। तो ये जो GPU में माइनिंग ऑफ बिटकॉइन था, ये 2010 में किया गया था। एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स माइनिंग होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से करते हैं। मतलब ये ग्राफिक्स वाले और CPU वाले से ज़्यादा फास्ट तरीके से ये माइनिंग करता है। कुछ और भी हैं, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे भी हैं, क्लाउड माइनिंग है, उस तरह से माइनिंग की जाती है। तो अब ना ये काम कैसे करती है? बिटकॉइन की मान लो माइनिंग करनी है तो कैसे काम करेगी? अब देखो ये ना एलिस है, वॉन्ट्स टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम बॉब यूजिंग बिटकॉइन। ये लेडी है और ये बंदा है, इस बंदे से इसको लेना है। बॉब है, ये एलिस है, इसको क्या चाहिए? बिटकॉइन चाहिए। एलिस वांट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम बॉब यूजिंग बिटकॉइन। बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोडक्ट चाहिए। अब ये कैसे आगे काम करेगा? अब नेटवर्क जो नोड होगा, शी यूजेस हर प्राइवेट की एंड साइन अ मैसेज टू द अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस एंड बॉब एड्रेस रिक्वेस्टिंग अ ट्रांजेक्शन। यहाँ ट्रांजेक्शन रिक्वेस्टेड बाय एलिस इज बंडल इनटू अ ब्लॉक विद अदर ट्रांजेक्शन। ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। अब नेटवर्क जो नोड्स का होगा वो वैलिडेट करेगा एलिस की ट्रांजेक्शन एल्गोरिथम वगैरह को, इसी को माइनिंग कहते हैं। फर्स्ट माइनर जो होगा वैलिडेट करेगा न्यू ब्लॉक को, ब्लॉक चेन को रिसीव करेगा, है ना, जो भी उसका है, ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देगा, न्यू ब्लॉक को ऐड करते हुए बॉब को यहाँ पर रिसीव हो जाएगा बिटकॉइंस फ्रॉम द एलिस। जो ये पूरा ब्लॉक है ना, इस ब्रॉडकास्ट टू द ऑल माइनिंग नोड्स इन द बिटकॉइन नेटवर्क। सबको ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा मैसेज कि इस तरह से माइनिंग करके ये पैसा निकल कर आया है। ठीक है, इस तरह से ना क्रिप्टो माइनिंग का काम किया जाता है। तो क्रिप्टो माइनिंग इज़ नॉट ऑलवेज प्रॉफिटेबल, क्योंकि इंटेंस कॉम्पिटिशन है, एक्सपेंसिव माइनिंग है, इक्विपमेंट है, हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस लगता है, आपको बड़े पावरफुल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे कॉम्प्लेक्स पजल एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए। एक्सप्लोसिव ग्रोथ है क्रिप्टो माइनिंग की। क्रिप्टो जो आपके कंज्यूम हाई एनर्जी ग्रिड्स, कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, लोकल एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, रिटेल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ जाएंगे। तो कहाँ से इतना, जितना आप सोच रहे हो ना उतना पावरफुल नहीं है ये। बहुत अच्छा है। बट आपको मैंने समझा दिया ना, अगर क्रिप्टो माइनिंग पे कोई टॉपिक आया तो आप कम से कम नाउ यू आर एबल टू डील इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज अबाउट योर साइंस सेक्शन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।